नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में बात करेंगे देश में बढ़ रहे इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में जारी ग्रोथ की। इसके साथ ही बात होगी जनवरी से मार्च के बीच रियल एस्टेट सेक्टर में आए निजी निवेश के आंकड़ों की। आगे समझेंगे रियल एस्टेट डेवलपर्स से कि रेपो रेट घटने, रेडी रेकनर बढ़ने के बाद मुंबई के रीडेवलपमेंट में किस तरह की रणनीति इस्तेमाल कर रहे हैं डेवलपर्स और क्या चुनौतियां आ रही हैं। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र रेरा के नए सर्कुलर के बारे में जो जारी हुआ है प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन में डेवलपर्स की ओर से हो रही लापरवाही को लेकर। और अंत में बात होगी मुंबई में बढ़ रहे लग्जरी घरों की मांग पर और जानेंगे कुछ माइक्रो मार्केट्स के बारे में। तो कई खबरों पर आपका ध्यान खींचेंगे। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबर बताते हैं। अभी भी कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रोजेक्ट के विज्ञापन में भारी लापरवाही दिखा रहे हैं। बड़े बड़े फॉन्ट में प्रोजेक्ट की तारीफ तो होती है, लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, क्यूआर कोड और रेरा वेबसाइट का जिक्र या तो होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो छोटे फॉन्ट में कहीं कोने में लिखा होता है, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद आप पढ़ पाएंगे। इस समस्या पर गौर करते हुए महाराष्ट्र रेरा ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। तत्काल प्रभाव से लागू इस सर्कुलर के मुताबिक प्रोजेक्ट के हर विज्ञापन पर, चाहे वो किसी भी माध्यम से दिया जा रहा हो, जैसे अखबार है, पंपलेट है, बुकलेट, बैनर, होर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, सभी माध्यमों पर नया नियम लागू रहेगा। यानी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर, महारेरा की वेबसाइट डिटेल्स और क्यूआर कोड बड़े फॉन्ट में लिखना अनिवार्य होगा। अब सवाल है कि कितना बड़ा फॉन्ट। तो आपको बता दें कि जितने बड़े फॉन्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल या कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, उतने बड़े और बोल्ड फॉन्ट में रेरा डिटेल्स भी लिखनी होंगी। अगर डेवलपर्स इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन पर महारेरा की ओर से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माने के 10 दिनों के भीतर डेवलपर्स को सुधार करना होगा, यानी प्रोजेक्ट पर नियम के मुताबिक क्यूआर कोड, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और रेरा वेबसाइट की डिटेल्स लिखनी होंगी। अन्यथा महारेरा की ओर से रेरा एक्ट के तहत कार्यवाही तय है। इसमें घर खरीदारों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी विज्ञापन के भरोसे बिल्डर से संपर्क करने जा रहे हैं, घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो गौर करिएगा। अगर बिल्डर ये नियम फॉलो नहीं करता है तो विज्ञापन में अपने वादों को कितना निभाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में 2024 में शानदार तेजी देखी गई है। इस साल इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में 30% की सालाना वृद्धि के साथ कुल 64.5 मिलियन वर्ग फीट एब्जॉर्प्शन दर्ज किया गया है, जबकि नई सप्लाई में 15.8% की सालाना तेजी देखने को मिली है और नई सप्लाई 71.8 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गई है। ये उछाल मुख्य रूप से 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निरंतर मांग के चलते आई है। साथ ही FMCG, FMCD और ई कॉमर्स कंपनियों की बढ़ती रुचि ने भी इसमें योगदान दिया है। इसके अलावा भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश साल 2025 की पहली तिमाही में 748 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 64 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो साल दर साल 35% की वृद्धि को दर्शाता है। सेविल्स इंडिया ने इन दोनों ही विषयों पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरविंद नंदन, MD रिसर्च एंड कंसल्टिंग, सेविल्स इंडिया। तो अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो रियल एस्टेट में पी निवेश पर बात कर लेते हैं। अरविंद सर, पी निवेश में सालाना 35% की वृद्धि हुई है। क्या कारण है इस निवेश में बढ़े आंकड़ों के पीछे? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू रहा है पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट इक्विटी आ रही थी रियल एस्टेट में खास करके, ये बढ़ते बढ़ते 2020 में, जो कि कोविड ईयर था, उस साल ही इसने एक पीक अचीव कर ली थी 6 बिलियन US डॉलर्स की। लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट आई। इनफैक्ट ये आधा हो गया और वहां से फिर धीरे धीरे करके दोबारा उठने लगा है। तो पिछले साल यानी कि 2024 जब खत्म हुआ, तो हमने, आप कह सकते हैं, 3 साल की लगातार वृद्धि के साथ एक 3 साल की पीक देखी, लेकिन वो 6 बिलियन से फिर भी काफी नीचे रहा था। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इसका एक बहुत सीधा सा हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं दीपक जी, कि रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी का इंटरेस्ट जागृत हो चुका है दोबारा, और अब दोबारा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक लेवल अंदर जाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक ज़माने में रेजिडेंशियल, जिसमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लगभग ख़त्म सा होने लगा था, उसमें दोबारा जीवित हो गया है। तो ये एक अच्छा साइन है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि न सिर्फ हमारा रियल एस्टेट मार्केट ठीक ठीक जा रहा है, बल्कि जो हमारी पॉलिसी है वो भी शायद इसमें मदद कर रही है। तो एक मोटे तौर पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं।
अरविंद सर, सेगमेंट वाइज अगर हम देखना चाहें तो रियल एस्टेट के किस सेगमेंट में कितना निवेश आया है और आगे कैसा ट्रेंड रहने वाला है पी निवेश को लेकर? जी। तो जैसा मैंने कहा, एक मोटा चंक रेजिडेंशियल में आ गया है, और ऑफिस हमारा हम हमेशा से फेवरेट रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ऑफिस और रेजिडेंशियल के बीच में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप कह सकते हैं कि 60-70% तक की इन्वेस्टमेंट इन सेगमेंट्स में आ जाती है। लेकिन आगे चलकर हम जैसा देखते हैं कि हमारा मार्केट जब इम्प्रूव होता जाएगा, तो वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल और डेटा सेंटर्स भी आगे चलकर हमारे लिए बड़े माकूल सेगमेंट्स बन जाएंगे हमारे इस मार्केट के। फिलहाल जो मार्केट है वो रेजिडेंशियल के लिए और ऑफिस रियल एस्टेट के लिए माकूल बना हुआ है, और इसमें ही इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है इस पूरे साल में हम ज़्यादातर देखेंगे। हालांकि वेयर हाउसिंग में भी इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और उसमें भी आता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस साल के लिहाज से देखा जाए तो रेजिडेंशियल, ऑफिस और वेयर हाउसिंग, ये हमारे सबसे प्रिय सेगमेंट हो सकते हैं प्राइवेट इक्विटी के लिए। 2 दशक पहले या जब प्राइवेट इक्विटी आनी शुरू हुई थी, तो शुरू में वो रेजिडेंशियल में ही जाना चाहती थी और रेजिडेंशियल में गई भी थी, क्योंकि रेजिडेंशियल में रिटर्न थोड़ा जल्दी वापस मिल सकते हैं। चूंकि एक सेल का उसमें मोड है, रेंटल मार्केट इतना नहीं होता है, तो आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बिक गया, तो तुरंत आपके रिटर्न्स आ सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा मार्केट बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होता था उस जमाने में, तो इसलिए उसमें प्राइवेट इक्विटी को लाभ नहीं मिल रहा था, बल्कि कई जगह तो उसमें रिस्क बढ़ गया। तो इसलिए वो जो प्राइवेट इक्विटी शुरू हुई थी रेजिडेंशियल में जाना, वो धीरे धीरे ऑफिस में चली गई, और ऑफिस में उसको एक स्टैंडर्ड रिटर्न मिलने लगा। रेगुलेटेड मार्केट था, जो क्लाइंट्स होते थे, ऑक्यूपेंट्स होते थे, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती थी या वेल रेगुलेटेड कंपनीज होती थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, हमारा रेजिडेंशियल मार्केट भी धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है। रेगुलेशन आ चुकी है कई सालों से, तो इसलिए इसमें लेंडिंग करना, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना सेफ होता जा रहा है। तो डिमांड साइड ठीक दिख रही है, अफोर्डेबल को छोड़कर, यह कहना जरूर। और मार्केट में रेगुलेशन ठीक है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले सेफ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रेजिडेंशियल में इंटरेस्ट आना लाजमी है, जो कि हमें दिख रहा है। ये मोटे मोटे कुछ बड़े कारण हैं। अरविंद सर, इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी स्टडी में क्या निकल कर आया है और क्या ट्रिगर्स रहे हैं जिन्होंने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है? मैं चाहूंगा, अब जो पहली तिमाही अब खत्म हो गई मार्च के एंड में 2025 की, उसके भी नंबर आप देखें तो वो उतने ही उत्साहवर्धक हैं, उतने ही पॉजिटिव हैं। तो जो Q1 खत्म हुआ जनवरी से मार्च तक में, उसमें ही 16 मिलियन से ऊपर, यानी कि 1.6 करोड़ आप कह सकते हैं, 1.6 करोड़ के लगभग जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि अपने आप में पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले 18.5% की ग्रोथ दिखाते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव मार्केट है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं, ये कहना ज़रूरी है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि हम देश के 24 बड़े शहरों, जिसमें Tier 1 Tier 2 दोनों हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे देश का और बड़ा कैनवस देखेंगे तो और भी ज़्यादा दिखेगा। तो इसका एक सबसे पहला तो मेरा ख्याल है कंक्लूजन ये निकालना चाहिए कि इस समय हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस है। न सिर्फ सरकार और पॉलिसी का, बल्कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उन्होंने भी इस चीज़ को पहचान लिया है कि भारत में आने वाले कम से कम 2 दशक तक मैन्युफैक्चरिंग पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। तो जो पहली तिमाही में 16 मिलियन स्क्वायर फुट की जो अब्जॉर्प्शन हुई या डिमांड दिखाई पड़ी, ये पिछले साल के मुकाबले 18.5% की ग्रोथ है। 2024 का जो टोटल आंकड़ा था, वो 2023 के मुकाबले 30% की ग्रोथ दिखा रहा था। तो आप ये देखिए कि 30% की ग्रोथ साल भर में हुई, और सिर्फ पहली तिमाही में फिर एक बार हमको 18.5% की ग्रोथ दिखाई पड़ चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दो सेगमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल, जहाँ फैक्ट्रीज लगती हैं, वो पार्ट है। और दूसरा है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3PL। इन दोनों के बीच में ही करीब 55-56% की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। मतलब आप समझ लें कि 16 मिलियन जो हमने कहा, उसका आप करीब 55-56% लगाएं, वो सिर्फ इन दोनों सेगमेंट से है। तो ये बहुत पॉजिटिव है, और इसका भी कारण यही है कि इस समय देश में मैन्युफैक्चरिंग पे, लॉजिस्टिक्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस है।
अरविंद सर, सेक्टर और सिटी वाइज सबसे अधिक मांग और सप्लाई कहां देखने को मिली है? आगे क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? किस शहर और सेक्टर में तेजी के संकेत मिल रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टैरिफ वॉर का इंपैक्ट रियल्टी सेक्टर को कितना हिट करता हुआ दिख रहा है? जी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमने जो अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है या हमने जो अपनी तरफ से डेटा रिलीज़ किया है, इसमें 24 शहरों का लेखा जोखा है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा है। तो इन 24 शहरों में जो टॉप के 8 बड़े शहर हैं हमारे, उनमें जिनको हम टायर 1 सिटी अक्सर कहते हैं, जो कि आप कह सकते हैं एनसीआर है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता और हैदराबाद, ये 8 बड़े शहर हो गए। इन सब में करीब करीब 79% जो है टोटल डिमांड का वो दिखाई पड़ता है। तो 16%, 16 मिलियन जो मैंने कहा, उसका लगभग 79% इन 8 बड़े शहरों में है। और जो बाकी का है वो जो हमारे पास 16 जो दूसरे टायर 2 शहर हैं उनका है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इन बड़े शहरों में एनसीआर यानी कि दिल्ली और उसके आसपास के मार्केट, एनसीआर हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से अक्सर नंबर 1 पे रहता है। पर इस पहली तिमाही में इस बार हमने देखा कि मुंबई काफी ऊपर आया। मुंबई में करीब करीब हमने देखा कि 2.5 मिलियन की हो गई, जबकि दिल्ली एनसीआर में 3 मिलियन से थोड़ा ऊपर की हुई। तो मुंबई भी बड़ा स्ट्रांग निकल के आया है और पूना भी उतना ही स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। तो 2.5 से 3 मिलियन के बीच में पूना की अब्जॉर्प्शन है, 3.5 के लगभग मुंबई की अब्जॉर्प्शन है, और एनसीआर तो है ही अपनी जगह पर। तो ये 3 मार्केट बहुत बड़े हैं। पर इसके अलावा बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में भी लगभग 4-5 मिलियन की अब्जॉर्प्शन औसतन हो गई है। कलकत्ता में भी उतनी ही हो जाती। तो ये बड़े मार्केट हैं हमारे देश के। साल भर में ये जो है कुल मिलाकर इस साल मेरा अंदाज है कि 70 मिलियन से ऊपर की अब्जॉर्प्शन हम देख पाएंगे साल के अंत तक, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो ये बड़े मार्केट हैं, यहाँ होता रहेगा। जो छोटे मार्केट हैं हमारे, जो 16 छोटे मार्केट हैं, उनमें भी अगर आप मिलाकर देखें तो वो हमारे देश के जो सबसे बड़े मार्केट हैं उसके बराबर वो अकेले आपको डिमांड दिखा देते हैं। ये समय जो है ये विश्व के लिए बड़ा एक अनसर्टेनिटी का समय भी है। ट्रेड वॉर्स लगातार सुनाई पड़ रही हैं और अक्सर लोगों के मन में ये शंका पैदा हो रही है कि क्या पता शायद पहली तिमाही में जो दिखाई पड़ा है ये अब आगे होगा या नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल है, ये संशय, ये शंका बहुत वाजिब है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे कॉमर्स और ट्रेड कौन सा रुख अपनाएगा। पर एक बात फिर भी क्लियर है कि हमारा अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि किसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में फर्क पड़ जाए और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को या दूसरे मार्केट्स पे अफेक्टेड हो जाएं, फिर भी हमारा अपना मार्केट जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स को कम से कम शॉर्ट टर्म में साल भर तक के लिए सपोर्ट करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये शंका है कि जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हो गई है और आगे अनसर्टन दिख रहा है फ्यूचर, तो क्या होगा, कहीं ये गिर तो नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल औंधे मुंह गिर पड़ेगा, इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती। और बहुत बड़ा कारण है कि हमारा अपना मार्केट बहुत मजबूत है। बिल्कुल, यानी कैलेंडर ईयर 2025 की पहली तिमाही में इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग की सप्लाई और अब्जॉर्प्शन के साथ पी निवेश के बढ़े हुए आंकड़े पॉजिटिव संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन बड़ी चिंता, अगर दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी के बीच टैरिफ वॉर ऐसे ही उग्र रूप लेता रहा तो जाहिर है कि उसका इंपैक्ट भारतीय रियल एस्टेट पर भी पड़ सकता है। यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुंबई में बढ़ते लग्जरी हाउसिंग की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं मुंबई में बढ़ते लग्जरी घरों की मांग की। मुंबई के हाउसिंग मार्केट में लग्जरी घरों की बिक्री में साल दर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। एक और जहां बड़े घरों का चलन बढ़ता दिख रहा है, वहीं अब घर खरीदार अच्छे अप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड को ध्यान में रखते हुए माइक्रो मार्केट को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के रियल एस्टेट में साल दर साल घरों की बिक्री के आंकड़े शहर में घरों की जबरदस्त बढ़ती मांग की गवाही दे रहे हैं। घर खरीदार अब लंबी दूरी की बजाय बिजनेस हब के नजदीकी इलाकों में ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं जहां वो खुद रह सकें और बढ़िया रेंटल यील्ड भी कमा सकें।
मुंबई में तेजी से बढ़ते इंफ्रा डेवलपमेंट ने इन इलाकों की बिक्री बढ़ाने में और भी सपोर्ट किया। आजकल की जो मिलेनियल जनरेशन है वह अपने ऑफिस स्पेस के पास ही अपना घर रखना चाहते हैं, सो दैट वो कम्यूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करे और रादर वो टाइम वो अपने फैमिली के साथ या सोशली फ्रेंड्स के साथ वह टाइम को मोर सेंसिबली स्पेंड कर सके। अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को आधार बनाकर समझने की कोशिश करें तो महज एक साल में यानी मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक मुंबई में 1,58,000 से ज्यादा घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की कीमत के घरों का हिस्सा करीब 54% है। बीते साल मार्च में कुल बिक्री में सेंट्रल मुंबई की 7% हिस्सेदारी थी, जो इस साल मार्च में बढ़कर 11% हो गई। जाहिर है इसका फायदा वर्ली, दादर जैसे इलाकों को मिला है। महाराष्ट्र के जो पुराने सेटल लोग हैं, बॉम्बे के पुराने सेटल लोग हैं और इवन जो रिटायर्ड हैं, उन सब के लिए दादर एक ड्रीम लोकेशन है, तो यहाँ बहुत ही अच्छा डिमांड है। अभी जैसे किराया आता है 1 बेडरूम का दादर एरिया में करीब 40-50 रुपये किराया आ रहा है और 2 बेडरूम का 60 से 80 हज़ार रुपये किराया आता है। तो चाहे इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मुंबई में बड़े 1 और 2 BHK घरों की मांग में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। मार्च 2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में देखने को मिला है कि 500 से 1000 वर्ग फीट के घरों का हिस्सा सबसे अधिक 53% है। लिहाजा डेवलपर्स भी इस डिमांड को फुलफिल करने में जुटे हैं और इसी आधार पर प्रोजेक्ट्स निर्माण कर रहे हैं। 1 एंड 2 BHK की डिमांड हाई इसके लिए है क्योंकि 1 एंड 2 BHK को बाद में रीसेल करना भी बहुत इजी होता है एंड दूसरा इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लो हो जाता है। और उसके अलावा हमने अपनी बिल्डिंग में ऐसी लग्जूरियस अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की है, चाहे वो जिम हो, चाहे कैफ़े हो, टेरेस पे या कुछ भी हो, आप सब कुछ सोशली हमारी बिल्डिंग में भी स्पेंड कर सकते हैं। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बेहतर रोड कनेक्टिविटी ने सबर्ब में सफर आसान किया है, तो वहीं मुंबई के प्राइम प्रॉपर्टी लोकेशंस में शानदार प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिला है। जानकारों का मानना है कि मुंबई में बिजनेस हब से नजदीकी के चलते दादर, वर्ली जैसे प्राइम लोकेशंस में आगे भी डिमांड बनी रह सकती है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। रेपो रेट घटने और रेडी रेकनर के बढ़ने के बाद से मुंबई के डेवलपर्स क्या रणनीति अपना रहे हैं, इस पर मैंने बात की क्रेडाई MCHI प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमने देखा कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, RBI ने कट किया है, इसका कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं? हमारा ये मानना है कि ये 25 बेसिस पॉइंट बहुत इनकरेजिंग है। ये पूरा गवर्नमेंट को मैं डेफिनेटली हम लोग ये बोलेंगे कि बहुत अच्छा बोल्ड मूव और अच्छा मूव है टू गिव स्टेबिलिटी टू द मार्केट। आज मार्केट में अगर ये प्राइसेस कम होता है तो इन्फ्लेशन पे भी असर होता है, तो वो कम होगा। There will be rate cuts in terms of interest and all of that, which will only bring more liquidity in the market, which will help people to take and continue taking their decisions of buying homes. तो इससे जब liquidity बढ़ती है तो definitely उनका जो कंजम्पशन के लिए खर्चा होता है या घर के लिए खर्चा होता है, जिसे हम डेवलपर्स है तो हमारे लिए उनका घर खरीदना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब लिक्विडिटी रहती है तो वो एक डिसीजन उनका लेना बहुत फास्ट हो जाता है और ये डिसीजन से कॉन्स्टेंटली अब ये होगा और स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी और ग्रोथ होते रहेगा। डोमिनिक सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, 2 बड़े इवेंट हुए मुंबई में। पहली बात रेडी रेकनर रेट बढ़ा, दूसरी बात प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा, और आपने जिक्र किया था कि रीडेवलपमेंट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्रॉब्लम कहाँ है? देखो दीपक जी, मैंने ये कहा कि रेडी रेकनर रेट से नहीं बढ़ने वाली है। मेरा बात एकदम क्लियर था कि रेडी रेकनर के कारण रीडेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई 4-5% है, कुछ बड़ी बात नहीं। सो सबसे बड़ी बात है जो स्कीम्स जैसे 33(9) कर रहे, स्लम कर रहे, उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी नहीं है। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कैसा है कि उन्होंने खाली 3500 रुपये का लिया है, पर 3500 में GST नहीं लिया है। 18% GST जो इनपुट क्रेडिट बिल्डर को नहीं आता, अल्टीमेटली वो सोसाइटी को प्रोडक्ट पास ऑन होता या प्रोडक्ट को पास ऑन होता। अगर वो थोड़ी जानकारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली होती कि 18% GST ऐड करे तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
वो जो PWD की जो 3,500 की 3,150 की आई है 5% जैसा उन्होंने लैंड में बढ़ाया 5% उसमें बढ़ाया पर 18% GST गिनी नहीं है। और वो PWD की जो है वो 7 माले की बिल्डिंग है। आज जो रीडेवलपमेंट हो रही है वो 120 मीटर हो रही है, 240 मीटर हो रही है, तो उसकी कॉस्ट और बढ़ती है। ये सब बढ़ने के कारण वो दे शुड मेक अ कैटेगरी, जैसे आपने लैंड में कैटेगरी बनाया कि भाई फ्लैट है, कमर्शियल ऑफिस है, शॉप है, तीनों के रेट अलग है, तो ऐसे भी 7 माला, 70 माला, 120 माला, तो 3 कैटेगरी अलग अलग हो जाएंगे, तो उसकी जो बात है कि वो सोसाइटी को काफ़ी फायदेमंद होंगे और उनको लैंड टू रेशो रहता है इसका कन्वर्जन, तो LC रेशो में उनको मालूम पड़ेगा, LR रेशो बोलते हैं उसको, तो रेशो में ऑटोमेटिकली उनका एरिया ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं अभी रीडेवलपमेंट में? ऑनेस्टली रीडेवलपमेंट चैलेंजेस कुछ नहीं, सोसाइटी एक साथ जुड़ी है और समझदारी से काम करे। जैसा मैंने बहुत सीधे रीत से कहा कि भाई आपको क्या चाहिए वो अगर नक्की हो जाता फिर वो ज़्यादा दे रहा तो मैं उसके पास जाऊँ, वो होना नहीं चाहिए। एकदम साफ भाषा में बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा एक चैलेंज जो हमें लगता है और हम एज ए डेवलपर्स एसोसिएशन बहुत फाइट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से, वो GST ऑन सोसाइटी रीडेवलपमेंट। वो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो चीज़ को हम टैक्स कर रहे हैं, ऑलरेडी वो घर में रह रहे हैं, उसको हम रीडेवलप करते हैं, उस पर हम GST भरते हैं। और वो बिकॉज ये सारी जो समस्या है GST की, वो हम गवर्नमेंट से प्लीड करें क्योंकि इससे खाली कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बढ़ता है और वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ने से एज डेवलपर्स हमको जो हमारी जो सेल एरिया होती है उस पे कॉस्ट बढ़ती है। सो ये चीज़ पे हम फाइट कर रहे हैं, वी आर होपिंग कि इस पे कोई रिस्पाइट आएगा। ये लंबी फाइट है आपकी, कई सालों से आप लोग कर रहे हैं। इसमें कैसा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में GST लगता नहीं, बट बिकॉज दे आर सेइंग दैट वी आर गिविंग अ सर्विस टू द एग्जिस्टिंग मेंबर एंड बिल्डिंग हिम, उस पर 5% पूरे वैल्यू पे लग रही है। हम तो सर्विस खाली दे रहे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे भी ध्यान देवे तो बहुत फर्क पड़ेगा। मेरा वो बात, इट इज़ अ फिक्स एसेट, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर GST लगता ही नहीं है। जाहिर तौर पर GST की आपकी लंबे समय से लड़ाई है, लेकिन वो GST काउंसिल के हाथ में है कि वो क्या करती है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।